बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सोया हुआ नहीं, अली बिन सुफियान ने संतरी से कहा, मरा हुआ है। उसने कबल उठाकर परे फेंक दिया। बिस्तर खून से लाल था। वो जख्मी खशीशियन नहीं बल्कि रात वाले संतरी की लाश थी। अली बिन सुफियान ने देखा, लाश के दिल के करीब खंजर के 2 जख्म थे। जख्मी हशीशियन गायब था। अली बिन सुफियान ने कमरे में, सहन में और बाहर जमीन को गौर से देखा। कहीं खून का कतरा भी नजर ना आया। इससे जाहिर होता था कि संतरी को जिंदा उठाकर अंदर लाया गया और बिस्तर पर लिटाकर उसके दिल में खंजर मारे गए। उसे तड़पने नहीं दिया गया, वरना खून के छींटे बिखरे हुए होते। वो मर गया तो उस पर कंबल डाल दिया गया और कातिल जख्मी कैदी को उठाकर ले गए और उसकी बहन को भी ले गए। साफ जाहिर था कि जख्मी की बहन ने जख्मी के फरार में मदद दी है। वो जवान और खूबसूरत लड़की थी। उसने संतरी को फांस लिया होगा, उसे अंदर ले गई होगी और लड़की के साथियों ने संतरी को बेखबरी में पकड़ लिया होगा। अली बिन सुफियान को अपनी इस गलती पर तासुफ हुआ कि उसने जख्मी के 4 साथियों को जख्मी से मिलने की इजाज़त दी थी। उन्होंने बताया था कि वो जख्मी के चचाजाद और तायाजाद भाई हैं। वो अंदर आकर देख गए थे कि यहाँ के हिफाजती इक़दामात क्या हैं। उसे बहन को भी यहाँ रहने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी। उसने ये भी यकीन नहीं किया था कि यह लड़की जख्मी की बहन थी या उस गिरोह की फर्द थी। अली बिन सुफियान को गुस्सा आया और वह अपनी भूल पर पछताया भी, लेकिन उसने दिल ही दिल में जख्मी और उसके साथियों के इतने कामयाब फरार को सराहा। अली बिन सुफियान जैसे सरागर शाह को धोखा देना नहीं था, वो लोग उसे भी जल दे गए थे। उसने नए संतरी से कुछ बातें पूछी तो उसने बताया कि उससे पहले वो रात को भी पहरे पर खड़ा रह चुका है। उसने लड़की को जराह के साथ उसके घर जाते और रात बहुत देर बाद दोनों को वापस आते देखा था। इससे अली बिन सुफियान को शक हुआ कि लड़की ने जराह को भी अपने हुस्न जवानी के जेर असर कर लिया था। अली ने संतरी से कहा कि दौड़ कर जाए और जराह को बुला लाए। संतरी के जाने के बाद वो सुराग ढूंढने लगा। बाहर गया, जमीन देखी, उसे पाँव के निशान नजर आए, लेकिन निशान उसकी मदद नहीं कर सकते थे। जहमी शहर में तो रुपोश नहीं हो सकता था। एक ही तरीका रह गया था, जहमी के गांव पर जहां से उसकी बहन को लाया गया था छापा मारा जाए। वो गांव बहुत दूर था। संतरी ने वापस आकर बताया कि जराह घर नहीं है। अली बिन सुफियान उसके घर गया। उसके मुलाजम ने बताया कि जराह रात बहुत देर बाद एक लड़की के साथ बाहर निकला था, फिर वापस नहीं आया। उस लड़की के मुतालिक उसने बताया कि पहले भी जराह के साथ आ चुकी है और दोनों बहुत देर तक अंदर बैठे रहे थे। अली बिन सुफियान को यकीन हो गया कि जराह भी जख्मी के फरार में शरीक है और यह लड़की के हुस्न के जादू का कमाल है। अली ने अपने महकमे के सरागर सानू को बुलाया और उन्हें फरार के मुतालिक बताया। वो सब इधर उधर बिखर गए। एक जगह उन्हें बहुत से घोड़ों के खुरों के निशान नजर आए। इर्द गिर्द के रहने वालों में से 3-4 आदमियों ने बताया कि रात उन्होंने बहुत से घोड़े दौड़ने की आवाजें सुनी थी। सरागर सांक खुरों को देखते शहर से निकल गए, मगर आगे जाना बेकार था, क्योंकि रात के भागे हुए घोड़ों को अब खुरे देख देख कर पकड़ना किसी पहलू मुमकिन नहीं था। उन्हें सिर्फ इतना पता चला कि मफरूर उस समत को गए हैं। अली बिन सुफियान के करने का काम अब यही रह गया था कि काम मकाम अमीर मिस्र तकीउद्दीन को इतला दे दे कि जख्मी हशीशियन को उसके साथी अगवा करके ले गए हैं। उसे यह ख्याल भी आया कि जख्मी ने राज की जो बातें बताई थीं वो बेबुनियाद थीं और उसने अपनी जान बचाने और फरार का मौका पैदा करने के लिए ये चाल चली थी। वो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को भी और अली बिन सुफियान को भी उल्लू बना गया था। आधा दिन गुजर गया था जब अली बिन सुफियान तकीउद्दीन को इतला देने के लिए चला गया। उस वक़्त उसका जख्मी कैदी, जो खड़ा होने के भी काबिल नहीं था, वो काहिरा से बहुत दूर एक वीराने में पहुंच चुका था, मगर वो जिंदा नहीं था। जराह के हाथ पांव बंधे हुए थे और वो एक घोड़े पर बेजान चीज की तरह पड़ा था। उसकी टांगे घोड़े के एक तरफ और ऊपर का धाड़ और बाजू दूसरी तरफ थे। रात भर वो इसी हालत में रहा था। सुबह का उजाला साफ नहीं हुआ था जब घोड़े रुक गए। जराह की आंखों पर पट्टी बांध दी गई। उसे पट्टी बांधने वाला आदमी नजर ना आ सका, क्योंकि उसका सर नीचे था। पट्टी बांध जाने के बाद उसके पांव खोल दिए गए और उसे घोड़े पर बिठा दिया गया। उसके हाथ बंधे रहे। उसके पीछे एक आदमी घोड़े पर सवार हो गया और घोड़े जरा से आराम के बाद फिर चल पड़े। उसे इतना ही पता चल सकता था कि उसके पीछे चंद और घोड़े आ रहे हैं और सवार आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे हैं। घोड़े चलते गए और सूरज ऊपर उठता गया। फिर जराह ने महसूस किया कि घोड़ा चढ़ाई चढ़ रहा है, थोड़े थोड़े फासले पर दाएं बाएं मुड़ रहा है या नीचे उतर रहा है। इससे वो अंदाजा कर रहा था कि यह इलाका टीलों और खाइयों का है। बहुत देर बाद जब सूरज सर पर आ गया था, उसे पीछे से बुलंद आवाजें सुनाई दी, जिनसे उसे पता चला कि कोई सवार गिर पड़ा है। उसका घोड़ा रुक गया और पीछे को मुड़ा।
उसे इस तरह की आवाज़ें सुनाई दी कि उठा लो, साए में ले चलो, बेहोश हो गया है, ओ खुदाया इसका खून बह रहा है। उसे शारजा की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी कि जराह की आंखें और हाथ खोल दो, वो खून रोक लेगा, वरना मेरा भाई मर जाएगा। ये जख्मी हशीशियन था जो घोड़े से गिर पड़ा था। रात भर की घोड़सवारी से और घोड़ा इतनी तेज भगाने से उसके पेट का जख्म खुल गया था और रान के जख्म से भी खून जारी हो गया था। वो दर्द को बर्दाश्त करता रहा था और खून निकलता रहा। आखिर यहाँ आकर खून इतना निकल गया कि उस पर गशी तारी हो गई और वह घोड़े से गिर पड़ा। उसे उठाकर एक टीले के साए में ले गए। उसके मुंह में पानी डाला, लेकिन पानी हलक से नीचे ना गया। उसके कपड़े खून से तर हो गए थे। जराह की आंखें खोल दी गईं और उसे कहा गया कि वो इधर उधर ना देखे। उसने अपनी पीठ में खंजर की नोक महसूस की। वो आगे आगे चल पड़ा। टीले के दामन में जख्मी पड़ा था और शारजा उसके पास बैठी थी। उसने जराह से कहा कि खुदा के लिए मेरे भाई को बचा लो। जराह ने सबसे पहले जख्मी की नब्ज पर हाथ रखा। उसके लिए हुक्म था कि वो इधर उधर ना देखे। वो बैठ गया था और जख्मी की नब्ज देख रहा था। उसकी पीठ में खंजर की नोक चुभ रही थी। जख्मी की नब्ज महसूस करके वो तेजी से उठा और पीछे को मुड़ा। उसके सामने 4 आदमी खड़े थे, जिनके चेहरे स्याह निकाबों में थे। उनकी सिर्फ आंखें नजर आती थी। उनमें से एक के हाथ में खंजर था। जराह ने गुस्से से कहा, तुम सब पर अल्लाह की लानत बरसे। तुमने इसे बचाने की बजाय इसकी जान ले ली है। तुम सब इसके कातिल हो। ये मर चुका है। हमने इसे चारपाई से हिलने भी नहीं दिया था और तुम इसे घोड़े पर बिठा कर लाए। इसके जख्म खुल गए और जिस्म का तमाम खून जाया हो गया। शारजा भाई की लाश पर गिर पड़ी और चीखें मार मार कर रोने लगी। जराह को शारजा के रोने और चिल्लाने की जिगर सोज आवाजें सुनाई देती रहीं। जराह के घोड़े पर जो सवार था, इससे जराह ने कहा कि यह जख्मी बिल्कुल ठीक हो सकता था, मगर तुम लोगों ने इसे मार दिया, इसे कोई सजा ना मिलती। सवार ने कहा, हम इसे जिंदा रखने के लिए नहीं लाए थे। हमने दरअसल वो राज अगवा किया है जो इसके पास था। इसके मरने का हमें कोई गम नहीं। हम खुश हैं कि तुम और तुम्हारी हुकूमत इस राज से बेखबर है जो इसके सीने में था। मुझे तुम लोग किस जुर्म की सजा दे रहे हो? जराह ने पूछा। हम तुम्हें पैगंबरों की तरह रखेंगे, सवार ने जवाब दिया। तुम्हें गर्म हवा भी नहीं लगने दी जाएगी। हम तुम्हें इसलिए लाए थे कि रास्ते में जख्मी को तकलीफ हुई तो उसकी मरहम पट्टी करोगे, मगर हमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारे पास ना कोई दवाई है ना मरहम। तुम्हें अगवा करने की दूसरी वजह यह थी कि हम इस लड़की को भी साथ लाना चाहते थे। हम इसे ही लाते तो तुम जो उसके साथ थे हमारे ताक़ुब में पूरी फौज भगा देते, इसलिए तुम्हें भी उठा लाना जरूरी था। तीसरी वजह यह है कि हमें एक जराह की जरूरत है। तुम्हें हम अपने साथ रखेंगे। मैं ऐसे किसी आदमी का इलाज नहीं करूंगा जो मेरी हुकूमत के खिलाफ होगा, जराह ने कहा। तुम सब सलीबियों और सोडानियों और फातिमियों के दोस्त हो और उनके इशारों पर सुल्तनत इस्लामिया के खिलाफ तहरीब कारी कर रहे हो। मैं तुम्हारे किसी काम ना आ सकूंगा। फिर तुम कत्ल कर दिए जाओगे, सवार ने कहा। यह मेरे लिए बेहतर होगा, जराह ने जवाब दिया। फिर हम तुम्हारे साथ वो सलूक करेंगे जो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा, सवार ने जवाब दिया। फिर तुम हमारा हर हुक्म मानोगे, लेकिन मैं तुम्हें यह भी बता देता हूँ कि बुरे सलूक की नौबत ही नहीं आएगी। तुमने सलाहुद्दीन अयूबी की बादशाही देखी है। हमारी बादशाही देखोगे तो अपनी जुबान से कहोगे कि मैं यहीं रहना चाहता हूँ। ये तो जन्नत है। अगर तुमने हमारी जन्नत को ठुकरा दिया तो हम तुम्हें अपना जहन्नम दिखाएंगे। घोड़े चलते रहे। जराह आंखों पर बंधी हुई पट्टी के अंधेरे में अपने मुस्तकबल को देखने की कोशिश करता रहा। वो फरार की तरकीबें भी सोचता रहा। उसे बार बार शारजा का ख्याल आता, मगर वो ये सोचकर मायूस हो जाता था कि ये लड़की भी उसी ग्रोह की है, वो उसकी मदद नहीं करेगी। उनका सफर इतना लंबा नहीं था, लेकिन सरहदी दस्तों और उनके गश्ती संतरियों के डर से मुजरमों का यह काफिला बच बच कर, छुप छुप कर और बड़ी दूर का चक्कर काट कर जा रहा था। शाम के बाद भी यह काफिला चलता रहा और रात गुजरती रही। आधी रात से जरा पहले काफिला रुक गया। जराह को घोड़े से उतार कर उसके हाथ खोल दिए और चूंकि अंधेरा था, इसलिए उसकी आंखों से पट्टी भी खोल दी गई। उसे खाने को कुछ दिया गया, पानी भी पिलाया गया। उसके बाद उसके हाथ भी बांध दिए गए और पांव भी, और उसे सो जाने को कहा गया। सवार थके हुए थे, इससे एक रात पहले के जागे हुए थे। लेटे और सो गए। घोड़ों को जीने उतार कर जरा परे बांध दिया गया था। जराह के भागने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो बंधा हुआ था, वो भी सो गया। कुछ देर बाद उसकी आंख खुल गई। वो समझा कि उसे रवानगी के लिए जगाया जा रहा है, लेकिन कोई उसके पांव की रस्सी खोल रहा था। वो चुपचाप पड़ा रहा। वो मरने के लिए भी तैयार हो गया। उसे यह भी तवक्को थी कि उसे कत्ल करके फेंक जाएंगे।
लेकिन पाँव की रस्सी खुलने के बाद जब ये साया उसके हाथों की रस्सी खोलने लगा तो उसने झुककर जराह के कान में कहा कि मैंने 2 घोड़ों पर जीने कस दी हैं, खामोशी से मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वो बेहोशी की नींद सोए हुए हैं। ये शारजा की आवाज़ थी। जराह आस्ता से उठा और शारजा के पीछे पीछे चल पड़ा। रेत पर पाँव की आहट पैदा ही नहीं होती थी। आगे 2 घोड़े खड़े थे। एक पर शारजा सवार हो गई, दूसरे पर जराह सवार हो गया। शारजा ने कहा, अगर तुम अच्छे सवार नहीं हो तो डरना नहीं, गिरोगे नहीं। एड़ी लगाओ और लगाम ढीली छोड़ दो। घोड़े को दाएं बाएं मोड़ना तो जानते होगे। जराह ने जवाब दिए बगैर घोड़े को एड़ लगाई। शारजा का घोड़ा भी उसी के साथ ही दौड़ा। दौड़ते घोड़े से शारजा ने कहा, मेरे पीछे रहो, मैं रास्ता जानती हूँ, अंधेरे में मुझसे अलग ना हो जाना। सर पर भागते घोड़ों ने मुजरमों को जगा दिया, लेकिन ताकुब आसान नहीं था। उन्हें पहले तो देखना था कि ये किसके घोड़े हैं। उन्हें शारजा के भागने का खतरा ही नहीं था। कुछ वक्त देखने में लग गया कि वो कौन थे, और जरा देर बाद ही उन्हें पता चला होगा कि शारजा और जराह भाग गए हैं। फिर उन्हें अपने घोड़ों पर जीने डालनी थी। इसमें इतना वक्त सरफ हो गया होगा कि भागने वाले 2 अढ़ाई मील दूर निकल गए होंगे। शारजा और जराह ने बार बार पीछे देखा, आवाजें सुनने की भी कोशिश की। उन्हें यकीन सा हो रहा था कि उनके ताकुब में कोई नहीं आ रहा। वो अभी घोड़ों की रफ्तार कम करने का खतरा मोल नहीं ले सकते थे, इसलिए एड़ी लगाते चले गए। आहर वो हद आ गई जहां घोड़े खुद ही आहिस्ता होने लगे, लेकिन वो बहुत दूर निकल गए थे। जराह ने शारजा से कहा कि यहाँ कहीं ना कहीं कोई सरहदी दस्ता होना चाहिए, मगर उसे मालूम नहीं था कि कहाँ होगा। शारजा को भी मालूम नहीं था। उसने जराह को बताया कि वह उन दस्तों से बचने के लिए दूर के रास्ते से गए थे, वरना उसका गांव दूर नहीं था। उसने उसे यह भी यकीन दिलाया कि वो काहरा की सही सिमत को जा रहे हैं और काहिरा दूर नहीं। अगला दिन आधा गुजर गया था जब अली बिन सुफियान कायम मकाम अमीर मिस्र सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के भाई तकीउद्दीन के सामने बैठा था। तकीउद्दीन कह रहा था कि मैं इस पर हैरान नहीं कि आप जैसे तजर्बाकार हाकम ने यह गलती की थी कि मशकूक लड़की को जख्मी कैदी के पास रहने की इजाज़त दे दी और 4 मशकूक अफराद को भी जख्मी के पास ले गए। मैं इस पर हैरान हूँ कि यह ग्रोह इतना ज़्यादा दलेर और मुनज़्ज़म है। जख्मी को उठा ले जाना, संतरी को कत्ल करके जख्मी के बिस्तर पर डाल जाना दलेराना इकदाम भी है, और यह एक मुनज़्ज़म जुर्म है। मेरा ख्याल है कि इस जुर्म को जराह और लड़की ने आसान बनाया है। अली बिन सुफियान ने कहा, इस जुर्म में भी हमारी कौम की उसी कमजोरी ने काम किया है जिसके मुतल्लिक सलाहुद्दीन अयूबी परेशान रहते हैं और कहा करते हैं कि औरत और इक़्तिदार का नशा मिल्लत इस्लामिया को ले डूबेगा। जराह को मैं नेक और साहिब किरदार समझता था, मगर एक लड़की ने उसे भी अंधा कर दिया। बहरहाल जख्मी कैदी के गांव का पता चल गया है। मैंने एक दस्ता रवाना कर दिया है, और जनूब मगरबी इलाके के जिस खंडर का जख्मी कैदी ने जिक्र किया था उसके मुतल्लिक आप क्या करना चाहते हैं? तकीउद्दीन ने पूछा। मुझे शक है कि उसने झूठ बोला था, अली बिन सुफियान ने जवाब दिया। उसने अपनी जान बचाने के लिए यह बेबुनियाद किस्सा घड़ा था। ताहम उस इलाके की सराग रसानी की जाएगी। वो इसी मसले पर बातें कर रहे थे कि दरबान ने अंदर आकर ऐसी इत्तला दी जिसने दोनों को सुन कर दिया। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। ऐसे मालूम होता था जैसे उनकी जुबानें बोलने से माजूर हो गई हों। अली बिन सुफियान उठा और यह कहकर बाहर निकल गया कि कोई और होगा। उसके पीछे तकीउद्दीन भी बाहर निकल गया, मगर वो कोई और नहीं, उनका अपना जराह उनके सामने खड़ा था, और उसके साथ जख्मी कैदी की बहन शारजा थी। उनके घोड़े बुरी तरह हाँप रहे थे। जराह और शारजा के चेहरे और सर गर्द से अटे हुए थे, होंठ खुश्क और मुंह खुले हुए थे। अली बिन सुफियान ने जरा गुस्से से पूछा, कैदी को कहाँ छोड़ आए? जराह ने हाथ से इशारा किया कि हमें जरा दम लेने दो। वो दोनों को अंदर ले गए। उनके लिए पानी और खाना वगैरह मंगवाया गया। जराह ने तफसील से बताया कि वो किस तरह अगवा हुआ था और सफर में जख्मी कैदी मर गया है। उसे बिल्कुल इल्म नहीं था कि जख्मी कैदी को भी अगवा किया गया है। यह उसे अगले रोज सफर में पता चला, जब जख्मी घोड़े से गिरा और जख्म खुल जाने की वजह से मर गया। जराह को जिस तरह शारजा ने आज़ाद कराया और उसके साथ भागी, वो भी तफसील से सुनाया। शारजा ने अपना बयान दिया तो अली बिन सुफियान जान गया कि यह सहराई लड़की है, उजड़ और दलेर है, और ये इतनी चालाक नहीं जितनी समझा गया था। उसने बताया कि वो अपने भाई के सहारे और उसी की खातिर जिंदा थी। उस भाई की खातिर वो जान देने के लिए भी तैयार रहती थी। जराह ने जिस खलूस से उसके भाई का इलाज किया, इससे वो इतनी मुतासर हुई कि उसकी मुरीद बन गई। जराह को वो फरिश्ता समझने लगी। पहले रोज उसके साथ जो 4 आदमी आए थे वो उसके कुछ नहीं लगते थे। वो उसके चचा और तायादाद भाई नहीं थे, वो उसी गिरोह के आदमी हैं।
जो صلاح الدین ایوبی کو اور اس کے اعلیٰ حاکموں کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ جب علی بن سفیان کے آدمی شارجہ کے گاؤں اسے ساتھ لانے کے لیے گئے تھے، اس وقت یہ چاروں آدمی گاؤں میں تھے۔ انہیں پتہ چلا کہ شارجہ کا بھائی زخمی ہو کر قید ہو گیا ہے، تو وہ اس ارادے سے ساتھ چل پڑے کہ زخمی کو اغوا کریں گے۔ انہیں ڈر یہ تھا کہ زخمی کے پاس جو راز ہے وہ فاش نہ ہو جائے۔ وہ جانتے تھے کہ زخمی کہاں اور کس کارروائی میں زخمی ہوا ہے۔ شارجہ کے بیان کے مطابق اس کا ارادہ بھی یہی تھا کہ بھائی کو اغوا کرائے گی۔ اس نے بھائی کے پاس رہنے کی جو التجا کی تھی، اس سے اس کے دو مقاصد تھے۔ ایک یہ کہ بھائی کی خدمت اور دیکھ بھال کرے گی، اور دوسرا یہ کہ موقع ملا تو اسے اغوا کرائے گی۔ وہ چاروں آدمی زخمی سے مل کر واپس نہیں گئے، بلکہ قاہرہ میں ہی رہے تھے۔ وہ شارجہ کے اشارے کے منتظر تھے، لیکن جراح نے لڑکی کو اتنا متاثر کیا کہ اس کی سوچ ہی بدل گئی۔ جراح نے اسے یقین دلایا کہ اس کے بھائی کو کوئی سزا نہیں ملے گی۔ اس کے علاوہ جراح نے اسے ایسی باتیں بتائیں جو اس نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ جراح نے اس کے اندر اسلام کی عظمت بیدار کر دی تھی اور اعلیٰ کردار کا مظاہرہ کر کے اسے اپنا مرید بنا لیا تھا۔ وہ ہر وقت جراح کے پاس بیٹھ کر اس کی باتیں سننے کے لیے بےتاب رہنے لگی۔ ایک روز وہ جراح کے گھر جا رہی تھی تو اسے ان چاروں میں سے ایک آدمی راستے میں مل گیا۔ اس نے شارجہ سے کہا کہ زخمی کے اغوا میں اب دیر نہیں ہونی چاہیے۔ شارجہ نے اسے کہا کہ وہ ارادہ بدل چکی ہے، اس کا بھائی یہی رہے گا۔ اس آدمی نے شارجہ سے کہا کہ اگر اس نے شہر میں آ کر اپنا دماغ خراب کر دیا ہے تو اسے قتل کر دیا جائے گا، زخمی یہاں نہیں رہے گا۔ شارجہ کو توقع نہیں تھی کہ یہ چاروں اتنی دلیری سے اس کے بھائی کو اغوا کر لیں گے۔ اس نے انہیں فیصلہ سنا دیا کہ وہ ان کی مدد نہیں کرے گی۔ اس آدمی نے اسے کہا کہ ہم تمہاری ہر ایک حرکت کو دیکھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے تھے کہ تم نے جراح کو پھانس لیا ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ تم خود اس کے جال میں پھنس گئی ہو۔ شارجہ نے اسے دھتکار دیا۔ اسے چونکہ توقع نہیں تھی کہ وہ لوگ اتنی دلیری کا مظاہرہ کر سکیں گے، اس لیے اس نے جراح کے ساتھ بھی ذکر نہ کیا کہ اس کے زخمی بھائی کے اغوا کا خطرہ ہے۔ اسی رات شارجہ اور جراح ان چاروں کے چنگل میں آ گئے۔ انہیں جب گھوڑوں پر سوار کرانے کے لیے اٹھا لے گئے تو اس نے دیکھا کہ ایک گھوڑے پر اس کا زخمی بھائی بیٹھا تھا۔ اس وقت وہ کچھ خوش ہوئی کہ اس کا بھائی آزاد ہو گیا ہے۔ وہ فرار پر آمادہ ہو گئی، لیکن جراح کو ان لوگوں کی قید میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے انہیں کہا بھی کہ اسے چھوڑ دو، لیکن وہ نہ مانے۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر گھوڑے پر ڈال لیا۔ راستے میں شارجہ کو بتایا گیا کہ اس کے بھائی کو کس طرح اغوا کیا گیا ہے۔ وہاں صرف دو آدمی گئے تھے۔ ایک نے سنتری سے کہیں کا راستہ پوچھنے کے بہانے اسے باتوں میں لگا لیا، دوسرے نے پیچھے سے اس کی گردن جکڑ لی اور دونوں اسے اٹھا کر اندر لے گئے۔ زخمی انہیں دیکھ کر اٹھ بیٹھا۔ اس کے بستر پر سنتری کو لٹا دیا گیا اور اس کے دل پر خنجر کے 2 وار گہرے کر کے اسے ختم کر دیا گیا۔ پھر اس پر کمبل ڈال دیا گیا۔ دونوں نے زخمی قیدی کو اٹھایا اور نکل گئے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ شارجہ جراح کے گھر میں ہے۔ انہیں ڈر تھا کہ وہ نہیں مانے گی اور اغوا ناکام بنا دے گی، لیکن اسے بھی وہاں سے غائب کرنا ضروری تھا، کیونکہ اس کے پاس بھی ایک راز تھا۔ 2 آدمی گھات میں بیٹھے تھے۔ جو ہی جراح اور شارجہ تنگ اور تاریک گلی میں آئے تو انہیں جکڑ لیا گیا اور اغوا کامیاب ہو گیا۔